Okay students, good morning once again all of you. In the last video we have discussed the formula of V is equal to IR, topic Ohm's law. So on the basis of the formula V is equal to IR, the numerical how much current will an electric bulb, जो लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V is equal to IR, V is equal to IR और R is equal to V upon R. ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था. R is equal to V upon I का मीनिंग था R था रेजिस्टेंस, V था पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल और I था इलेक्ट्रिक करंट. उसी के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल है इसका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. हाउ मच करंट will an electric bulb draw from a 220 volt source. सोर्स का मीनिंग होता है वोल्टेज सप्लाई, क्योंकि V तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें किसी भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब में 220 वोल्ट सप्लाई दे दी, उसमें करंट कितना होगा यदि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1200 ओम है. तो आपके पास दो वैल्यू गिवन है. दो पहली वैल्यू क्या गिवन है 220 वोल्ट. वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल एंड ओम. ओम के मैंने आपको दो सिंबल बताए थे, दो. एक तो कैसे लिख सकते हैं हम ओम ऐसे, ओम, और एक ऐसे. तो जहां भी ओम होगा वो वैल्यू होगी आपके पास रेजिस्टेंस की. तो करते हैं बेटा सॉल्यूशन. गिवन सबसे पहले लिखा गिवन वैल्यू. तो गिवन वैल्यू में एक तो 220 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड नाउ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 ओम. वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट. हाउ मच करंट, तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट. ऐसा रिलेशन कोई भी फिजिक्स में जिसमें V I और R आता हो, वो केवल हमारे पास क्या है ओम्स लॉ. ये तो फ्रॉम ओम्स लॉ, जब ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू IR. हमें जो निकालना है वो लिखा हुआ है यहाँ पर हाउ मच करंट. तो आप इस क्वेश्चन I के लिए सॉल्व करें. R इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R. वैल्यू V, पुट द वैल्यू V 220 वोल्ट अपॉन पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1200 ओम एंड सॉल्व इट. ये दोनों कट ऊपर 22 अपॉन में 120, दो नंबर 2 से कट जाते हैं. 2 से 2 11 जा और 2 6 जा 12 और 0, तो 11 अपॉन 60. हमें क्या निकालना है ऐसा करंट. तो I इज इक्वल टू 11 अपॉन 60. जो जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कराया था तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट थी एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट थी कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट थी वोल्ट और रेजिस्टेंस की यूनिट है क्या ओम. तो I की यूनिट होती है एम्पियर, ऐसा यूनिट. तो एम्पियर. ये मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको और ये सॉल्यूशन भी करा मैंने आपको. इसके बाद जब हम रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं टॉपिक ओम्स लॉ, तो इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये नॉर्मली आप जानते भी हो, जैसे कि हमारे पास एक बैटरी है कोई, और बैटरी में एक बल्ब लगा मैंने LED वाला बल्ब, क्योंकि 12 वोल्ट वोल्टेज है आपके पास, और जितनी भी उस बल्ब को मैं जितनी भी लंबी वायर में ले जाऊंगा उसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ, तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर मैं बैटरी की वायर को लंबा करता हूं तो उसमें करंट की वैल्यू कम हो जाती है. करंट की वैल्यू कम, तो करंट की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस फिर ज्यादा होगा, क्योंकि देखो I कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा है.
क्योंकि आर के आई की जो रिलेशन है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। तो आई अगर बढ़ता है तो आर घटता है, अगर आई घटता है तो आर बढ़ता है। तो इसलिए जो टॉपिक आपका नेक्स्ट है वो है आपके पास रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच। तो नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच बहुत बड़ा टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच on which the resistance of a conductor, the resistance of a conductor or of a conductor depends कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो नंबर फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। नंबर थ्री टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स हैं वह हमारे पास बेसिकली होते हैं थ्री टाइप्स के। तो अगर हम इसका मीनिंग है क्या कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर मैं किसी भी कंडक्टर का मीनिंग होता है वायर, अगर मैं किसी भी वायर की लेंथ को चेंज कर दूं, चेंज का मीनिंग घटा भी सकता हूं और बढ़ा भी सकता हूं, इंक्रीज और डिक्रीज या कंप्रेस और स्ट्रेच लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस कैसा होगा अगर हम किसी भी वायर की या किसी कंडक्टर की लेंथ को हम चेंज कर दें। चेंज करने का मीनिंग क्या है कि हम सपोज हम चेंज करने का हम डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको उसमें आर की वैल्यू निकालनी होती है। नंबर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि जब मैं लेंथ के बारे में आपको बताऊंगा तो मैं एरिया को आपको हमेशा बताऊंगा, एरिया का फैक्टर क्या होता है रेजिस्टेंस पर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। नॉर्मल चीज आप जानते हैं जनरली कि जैसे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और वायर में करंट फ्लो उसकी जो अक्षमता है वायर की वो 220 वोल्ट की है, और अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने से किसी भी रीजन से अचानक वोल्टेज बढ़ेगी, उसके अंदर 240 होगी, 260 280 होगी, और वो जो वायर थी अक्षमता थी उसकी 220 की, वहां करंट पहुंच वोल्टेज पहुंच 240 वोल्ट में, तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। पहला वो हीट होगा, जब वो हीट होगा तो फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कहते हैं पिघलना। तो मेल्ट जब होगा वो, तो मेल्टिंग कंडीशन पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो हाई होगा जब हीट होगा। तो हाई पे अब जब हीट होगा तो वायर तो टूट जाएगा, वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो ब्रेकअप होने का रीजन था होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे जो कंडक्टर वायर है या वायर है उस पर रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है। तो नॉर्मली चीज है करंट हट जाएगा, जब करंट हट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो करंट बिल्कुल खत्म और रेजिस्टेंस अचानक इंक्रीज। तो तीन फैक्टर हैं लेंथ, टेम्परेचर और एरिया। तो मैं पहले के बारे में बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट के बारे में। पहला टॉपिक आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सपोज एक वायर है हमारे पास, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक वायर है आपके पास, ये जो वायर की शेप होती है वो होती है सिलिंड्रिकल, शेप होती है वायर की सिलिंड्रिकल।
इसकी लेंथ को मैंने अज्यूम कर लिया एल है, कोई भी वायर लेंगे उसकी लेंथ हमें एल ही लेनी होगी स्टार्टिंग में। उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ये कंडीशन आपके पास ओरिजिनल कंडीशन है कि हमें देखना कि अगर मैं इस वायर को बदलता हूं और बदलने में इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस कैसा होगा। आपको मैं यहां से लॉजिक बताऊंगा इसका और प्रूफ भी करूंगा। सपोज लेंथ को मैंने इस वायर की कंडक्टर को इंक्रीज किया और आफ्टर द इंक्रीज आफ्टर द स्ट्रेच द न्यू लेंथ ऑफ द वायर एल डैश, वो एल डैश 12 होगी। मैंने क्वेश्चन दिया कि आपने इस वायर को इतना इंक्रीज किया या इतना स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ पहले की डबल होगी। वो आपको क्वेश्चन देगा, डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो या आधी हो या 1/3 टाइम्स हो, वो सब आपको क्वेश्चन में देता है। वो जैसे कि इसकी लेंथ या 2 टाइम्स बढ़ गया, तो लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो यहां पे क्या देगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल। कैसे लगेगा पता है, यहाँ पे हमें एल डैश लग गया पता, ये 2L हो गया, न्यू रेजिस्टेंस एन स्क्वायर आर, एक छोटा फॉर्मूला है ये, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे, जितनी आपकी वायर की लेंथ डबल या ट्रिपल या हाफ हुई है उसे आप पुट कर दो, कितनी हुई 2, तो न्यू रेजिस्टेंस 4R। अब पहला रेजिस्टेंस कितना था जब लेंथ एल थी, जब रेजिस्टेंस था R, ये रहा R। अब लेंथ को मैंने डबल करने का कितना होगा 4R, तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो इसलिए इस लॉजिक से मैंने लिखा R प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। उसका फैक्टर क्या है, ये उसका पहला पॉइंट होगा, पहली इक्वेशन जो आपके पास पहली इक्वेशन है, R प्रोपोर्शनल टू L। अगर सपोज हम लेंथ को आधा कर दें तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस L पर डिपेंड कर रहा है। और L पर डिपेंड करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, एक डायरेक्टली मेथड से, एक इनडायरेक्टली मेथड से। लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल यूज कर रहे हैं, तो लेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे लेंथ चेंज करेगी रेजिस्टेंस ऐसे चेंज कर जाएगा, वो कितना चेंज होगा वो निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से आपको। ये है कि इंक्रीज पे इंक्रीज होगा और डिक्रीज पे डिक्रीज होगा, इसलिए हमें यूज किया फिजिक्स में R प्रोपोर्शनल टू L, पहली इक्वेशन। अब हमें जो दूसरा फैक्टर है इसका एरिया का हमें बताना आपको क्या होता है। अब आप भी देखो, ये वायर है, मैंने हल्का सा खींच दिया और खींचने के बाद इसकी लेंथ बढ़ती ये होगी। तो जब वायर को खींचते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी बीच में तो बारीक सी हो जाती है, बारीक सी, वो यहाँ से ऐसी पतली पतली सी हो जाएगी ऐसे, तो उसका एरिया जब वो बारीक होगी तो एरिया उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो एक ये लॉजिक है हमारे पास, न्यू एरिया ए डैश बराबर ए अपॉन 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम वायर को जितना भी बढ़ाते हैं, जैसे मैंने डबल कहा, उसका एरिया इतना ही कम हो जाएगा। तो न्यू एरिया आफ्टर द स्ट्रेच ऑफ द वायर विल बिकम ए अपॉन 2 इसलिए आया है तो वो डबल किया था। अगर यहाँ थ्राइस होता, 3 गुना होता, थ्राइस ये, तो यहाँ पे ये a/3 होता। अगर यहाँ पे 4L होता तो यहाँ a/4 होता। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से भी लॉजिक मिला है कोना में कि R इनवर्सली 1/a। तो हमारे पास दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कैसे कि जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया पर डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो दो फैक्टर आपके पास प्रूफ है यहाँ पे, एक फ्रॉम अबो इक्वेशन जो मैंने दो इक्वेशन बनाई है, इन इक्वेशन से R प्रोपोर्शनल टू L पहली इक्वेशन और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a सेकंड इक्वेशन, दोनों कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन किया तो R प्रोपोर्शनल टू L/a, तो R इज इक्वल टू L/a। हमारे यहाँ
साइंस में जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो कांस्टेंट जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी के बेस पर कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ इसको जब हम इस सिंबल को हटाते हैं इस वाले को तो कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वो रेजिस्टिविटी है उसका नाम, जो कहते हैं रो। जो मैंने ये प्रोपोर्शनल सिंबल यहाँ से हटाया है, इसके जगह एक यूज किया कांस्टेंट का। इस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे है रो, RHO, लेकिन इसका जो नेम है कांस्टेंट का है रेजिस्टिविटी। तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी ये यहाँ पे कांस्टेंट है। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। आपकी रिलेशन के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। लेंथ को जितना भी इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस जितना इंक्रीज होता है, जितना भी एरिया इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस का डिक्रीज होगा। तो जो प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की थी उसी के रीजन से मैंने R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों कंबाइन कर दिया। जब दोनों कंबाइन किया तो इन दोनों का रेजिस्टेंस तो एक यूज कर लिया क्योंकि रेजिस्टेंस वही है वायर का, और L की इंटू 1 में कर दिया तो L अपॉन A। इसका इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल, प्रोपोर्शनल। जब इसे हटाते हैं हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में, तो एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। कांस्टेंट डिपेंड करता है हम पढ़ा रहे क्या है, टॉपिक हमारा क्या है। तो हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट का यूज हुआ उसका नाम है रेजिस्टिविटी। वैसे कहते हैं रो, ये आर रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टिविटी होगी, ये लेंथ ऑफ द वायर हो गया, और ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आपका गिवन होगा वायर का। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस के आपको जो यहाँ से यूनिट है वो ओम रहेगी, लेंथ की मीटर रहेगी, एरिया की मीटर स्क्वायर रहेगी। अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी पड़े इसकी, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दो नाम होते हैं इसके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सपोज हमें ये बताना कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, यूनिट, तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां पर रो इक्वल टू RA अपॉन L अपॉन L। रेजिस्टेंस यूनिट तो आप जानते हो ओम होती है, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, एरिया की मैथमेटिक्स में भी है, इसकी होती है मीटर। ये कट तो इसकी यूनिट आ गई ओम मीटर, ओम मीटर। तो जो कांस्टेंट मैंने यूज किया था रेजिस्टिविटी, उसकी एक अपनी यूनिट भी होती है, उसका नाम है ओम मीटर, ओम मीटर। ये अगर हम किसी भी क्वेश्चन को आपको देते हैं कि मैंने तुम्हें कहा कि किसी वायर की लेंथ को मैंने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो लॉजिक है सिंपल, 4 का स्क्वायर करो यहाँ पे स्क्वायर से कितना हो जाएगा 16, और R16 आ जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। ये तो मैंने बताया आपको सिंपल मेथड से ये। अब उसके और भी तरीके हमारे पास निकालने के कि 16R कैसे आएगा, ये 4R कैसे लिया मैंने। ये n जो है एक नंबर है, नंबर का मीनिंग डबल, ट्रिपल, 1/3, 1/4, जितना हम चेंज करेंगे वायर में वही पुट करना है आपको, इतना इसकी वैल्यू। सपोज किसी वायर को मैंने फोल्ड कर दिया आधे से, क्योंकि फोल्ड का मीनिंग होता है हाफ तक करना, तो 1/2 आएगा, तो लेंथ आधी होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, तो 1/2 का मीनिंग 1/4, तो R/4 आ जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। तो आपके यहाँ पर जो एक दो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ आपको, इसी के बेस पर R इक्वल टू रो L अपॉन